वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी जी। कि मेरे हस्बैंड जो है वो एचएसएमपी में है। उसको एचएसएमपी लगी थी 2011 में, हम्म 2 इयर्स की। फिर हम लोग ने अप्लाई किया 2013 में एचएसएमपी के लिए फॉर द एक्सटेंशन, हम्म और अभी तक उसकी रिप्लाई नहीं आई है। हम लोग को एक बार रिप्लाई आई है, जैसे कि योर केस इज इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। तो अभी हम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं 2016 में, 3 इयर्स भी फिनिश हो रहे हैं। हम्म। तो हम लोग आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता है क्या करना है। देखिए, बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पहली बात तो ये है कि हाँ हाँ। आप जो है इतना लंबा टाइम लगता नहीं है। 2013 में उनको आपने अप्लाई किया था, अब आप तकरीबन 2 साल हो गए हैं या उससे ऊपर हो गए हैं। आपने दोबारा उसको चेस किया था, दोबारा होम ऑफिस को लिखा था? नहीं, हम लोग उसके रिप्लाई का वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक लेटर मार्च 2014 में आया कि योर केस इज कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम। बट इतना तो टाइम नहीं लगता है। लेकिन मार्च मैं हूँ। 2000 मार्च 2014 में जो आया था लेटर, उसके बाद आपने कोई उनको लिखा, या अगर आपने किसी वकील के थ्रू अप्लाई किया था तो उन्होंने हाँ, कोई हम लिखा? लोग एवरी टाइम फोन करते हैं, वकील की एडवाइस लेते हैं तो यही बोलते हैं वेट करो। लेकिन एवरी टाइम फोन करते हैं उनको, होम ऑफिस को, और यही बताते हैं उन लोग के योर केस स्टिल इज इन ठीक प्रोग्रेस। है, ठीक इवन है, केस चले। वर्कर भी यही बताता है। बड़ी हैरानगी की बात है पहली चीज़, ठीक है। लेकिन चले, अगर ऐसी बात है तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, टेक्निकली स्पीकिंग, आप जो है जो आपका टाइम पीरियड जो गुजरा है 2013 से लेके अब तक, आपका हाँ हाँ। वही वीज़ा कंटिन्यू हो रहा है। यानी कि वही वीज़ा चल रहा है एज लॉन्ग एज जो आपका लास्ट एचएसएमपी का वीज़ा था, उसकी एक्सपायरी से पहले आपने नई एप्लीकेशन कर दी, ठीक है ना? ऑब्वियसली यस, या जी, बिफोर 1 मंथ। बिफोर। तो अगर वो सारा कुछ वो है तो आपका वही स्टेटस, वही एचएसएमपी का स्टेटस कंटिन्यू हो रहा है। और अगर वो कंटिन्यू हो रहा है और होम ऑफिस का जवाब कोई नहीं आता और आपको। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और हम लोग दोनों जॉब करते हैं, और जॉब में से जो ईसीएस चेक होता है होम ऑफिस में, वो बता रहे हैं कि दे कैन वर्क। जी, तो मैं उसी, तो अगर अगर तो ये जो है आपका फैसला कोई नहीं आता और आपको 5 साल पूरे हो जाते हैं एचएसएमपी पे, जो कि आप कह रही हैं कि 2016 में पूरे हो जाएंगे आपको टाइम यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से तो फिर आप बिल्कुल इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकती हैं। क्योंकि आप जो है आपका वो स्टेटस कंटिन्यू हो रहा है एचएसएमपी का 2013 से, और उसका कोई फ़ैसला नहीं आया। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अभी तक होम ऑफिस ने क्यों नहीं फ़ैसला किया। इतना टाइम लगाते नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, बहरहाल अगर आपका टाइम पूरा हो जाता है 5 साल का और आपका जो तो है अभी कोई मैं फैसला नहीं वेट होता। करूं कि इन लोग को पूछूं बिफोर अप्रैल। अप्रैल में एक्सपायर हो रहा है, तो मैं होम ऑफिस को लेटर लिखूं या नहीं लिखूं? देखें, आप मेरा ख्याल में अब जो है ना, अब ना लिखें तो बेहतर है। क्योंकि अगर अब आप लिखती हैं और फॉर सम रीज़न वो किसी वजह से अगर रिफ्यूज़ करते हैं, तो आपका 5 साल पूरा होने वाला है, तो वो आपके लिए फिर मसला होगा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना। तो अगर इतना अर्सा आपने इंतज़ार किया है, अभी कोई चार हाँ पाँच हाँ, महीने सही रहते है। हैं। तो अगर मैं वेट करूं तो वो गलत नहीं है ना? वो उन लोग ये नहीं बताएंगे देखें, ना कि बिल्कुल तुम लोग ने गलत की वेट तो क्यों गलत किया। की बात इसलिए नहीं है कि आप तो कुछ नहीं कर सकती, फैसला तो उन्होंने करना है। और वो उनके पास है, आपकी एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई है, अभी तक वो पेंडिंग है आप बता रही हैं, तो फिर आपकी तरफ से तो कोई गलती है ही नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी भाई। जी हेलो भाई। जी। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सर। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर अहमद मैं बात कर रहा हूँ मानचेस्टर से। जी, हम सब बोलिए, क्या मेरे सवाल दो है? सवाल हैं, मैं टीवी पे सुनूंगा सर बाद में। जी बिल्कुल, सुने। सर, एक मुझे 2012 में डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी शादी के ब्याह पे, किसके 2012 ब्याह में, पे? जो कि 2015 शादी के ब्याह पे सर। ठीक है। तो 2015 में वो एक्सपायर हो गई, 3 साल की। 3 साल की तो मिली थी। 2015 में 2015 में सर, ठीक है। 2015 में अभी जनवरी में फरवरी में मैंने अप्लाई किया और मुझे मिली है 2018 तक सर।
तो अभी इसके बाद मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा इंडेफिनिट ड्यू होगा या क्या, और इसके लिए मुझे इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा कि या ये एग्जाम्पशन है सर ये 6 ईयर पे? ये दो सवाल हैं आपके। जी, एक तो ये सवाल है सर, और दूसरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ से अभी 6-7 मंथ से सेपरेशन हो गई है, लेकिन अभी डिवोर्स नहीं हुआ। जस्ट सेपरेशन हुई थी, मैंने बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई किया था अभी फैमिली कोर्ट में, तो कोर्ट ने मुझे परमिशन दे दी बच्चों से मिलने के लिए जी। अभी मुझे बच्चों से मिलने की परमिशन मिल गई है, और मेरी वाइफ मेरे साथ दोबारा रहना चाहती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है, तो इसके क्या होगा? मुझे अगर वाइफ अगर मैं कोर्ट के आर्डर लगा के अप्लाई करूं तो फिर भी मेरा इंडेफिनिट हुआ, अगर वाइफ के साथ अप्लाई करूं फिर भी इंडेफिनिट हुआ, ये पूछना सर आपसे। जी ठीक है, आप टीवी पे सुनना चाहते हैं तो टीवी पे सुन लें। देखें, जो आपका पहला सवाल था वो आप 2018 में आपका टाइम पूरा हो रहा है। 6 साल जब आपके हो जाते हैं डिस्क्रेशनरी लीव पे, तो फिर आप इनडेफिनिटली अप्लाई करेंगे 2018 में इंशाल्लाह। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था इंग्लिश का, कि इंग्लिश के लिए आपको एग्जाम्पशन है, अभी फ़िलहाल कानून तो यही है कि जो लोग डिस्क्रेशनरी लीव पे, जिनको 6 साल की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, 6 साल की बेसिस पे जो 3-3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव मिलती है, तो उनको जब इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश का नहीं करना पड़ता। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2018 की। कानून जो इमिग्रेशन का कानून ख़ास तौर पे यहाँ पे हर हफ्ते तब्दील होता है, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि अप्लाई करने से पहले आप इस सिलसिले में कंफर्म कर लीजिएगा। अगर ज़िंदगी हुई तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं उस वक्त, या बहरहाल किसी भी वकील से जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका तीसरा सवाल था वो ये कि डिस्क्रेशनरी वाइफ आपके साथ दोबारा ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, दोबारा रहना चाहती हैं, तो उसमें कोई वो आपके और वाइफ के दरमियान है, बिल्कुल आप रह सकते हैं उसमें। आप अगर बच्चों की बेस पे अप्लाई करें या वाइफ की बेसिस पे अप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपके जब 6 साल पूरे हो जाते हैं डिस्क्रेशनरी लीव पे, तो आप इनडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आपके 3 सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। नाज़रीन, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, आप थैंक यू सो मच, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब तो दिया था, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा ये एडॉप्शन के बारे में नहीं था। मैंने पूछा था आपको कुछ क्वेश्चन पहले, ये आपने गार्डियन का वो किया था। जी, डॉक्यूमेंट है वो गार्डियनशिप डॉक्यूमेंट है, वो एडॉप्शन नहीं है जी। आपको तो प्लीज मुझे एज पर गार्डियनशिप डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला है मुझे, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। जी देखें, बात ये, अब बिल्कुल मुझे आपको क्वेश्चन समझ पड़ गया था, लेकिन जो कानून है ना वो आपको ये कहता है कि आप उनको अडॉप्ट करें, और फिर यानी कि वो आपने बेसिकली उनको लीगली अडॉप्ट किया है और फिर आप उनको बुला रहे हैं। तो अब अगर इंडिया में अडॉप्शन का कोई प्रोसीजर है या अडॉप्शन का वो होती है लीगल, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उसी को वो ये गार्डियनशिप का जो आपके पास कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, यही अगर अडॉप्शन का को वो सेटिस्फाई करता है तो ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान में अडॉप्शन का प्रोसीजर है और इंडिया और पाकिस्तान के सिमिलर, क्योंकि दोनों ब्रिटिश लॉ पे बेस करते हैं जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर कवानीन, तो अडॉप्शन का आपको कोर्ट से, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आपको लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं फारूक बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी फारूक साहब बोलिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने तकरीबन, मुझे इस कंट्री में हो गए 10 साल होने वाले हैं, और मैंने शादी की है अभी यूरोपियन के साथ, लेकिन पहला पीरियड जो था वो मेरा इलीगली था। तो अभी मैंने शादी की है। पहला पीरियड आपका इलीगल था? जी, मैं वर्क परमिट पे आया था और एक्सपायर हो गया था मेरा। अच्छा ठीक है। तो अभी मैंने यूरोपियन के साथ शादी की, और जुलाई में 13 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन डाली है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ, और उसके बाद मुझे 14 अगस्त को उनका लेटर आया कि आपको काम की परमिशन है। तो उसके बाद अभी तक मेरे 4 महीने हो गए, तो अभी तक कोई नहीं आया। तो पूछना ही है कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा अभी वीजा दे? देखिए, जो आपको लेटर आया था ना, जो जिस पे लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन,
जो है जिसकी आप बात करें, और वो एक एक्सक्यूज मी एक स्टैंडर्ड लेटर होता है जिसमें नोट्स टू एम्प्लॉयर लिखा होगा कि आप काम कर सकते हैं। अगर तो ये वही लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा भी होगा कि 6 महीने तक हम आपके केस का फैसला करेंगे, उस दौरान आप हमें जो है वो कांटेक्ट ना कीजिए। हाँ, 6 महीने से टाइम पूरा हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो फिर आप हमसे रब्ता करें। तो अगर अभी उसको 4 महीने हुए हैं तो अभी 1-2 महीने और वेट करें। नॉर्मली ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं 6 महीने के अंदर ही डिसाइड हो जाती हैं, बाज़ वक़्त इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाया करता है, लेकिन फ़िलहाल आप वेट करें। अगर 6 महीने हो जाते हैं या उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर होम ऑफिस से आप रब्ता कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, मैं बूटा सिंह बोल रहा हूँ जी। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने 2 साल पहले सालम किया था जी। जी जी। उसका मेरा इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ हो गया है अभी, तो बायोमेट्रिक पेंट लास्ट में मार्च हुए थे, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया उनका। तो हम उनको काम की परमिशन के लिए कोई लेटर भेज सकते हैं उनको? 2 साल पहले अप्लाई किया था, इंटरव्यू कब हुआ था? इंटरव्यू तो लास्ट ऑफ मार्च हुआ था। मार्च 2014 में? नहीं 15 में। अच्छा, मार्च 2015 में। आप ये कह रहे हैं कि काम के लिए अप्लाई कर सकते। जनरली स्पीकिंग, जब आपको इंटरव्यू आपको अप्लाई किए हुए साल से ज़्यादा हो जाए ना, आपको 2 साल हो गए, साल से ज़्यादा हो जाए और केस का आपका फ़ैसला ना हुआ हो, तो फिर आप होम ऑफिस को लिखते हैं तो जनरली स्पीकिंग वो आपको काम करने की परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि 2 साल आप कह रहे हैं आपके केस को अप्लाई किए हुए हो गया है, अभी तक होम ऑफिस ने उस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो अगर आप चाहें तो आप ज़रूर होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी फिर डिस्क्रेशन, उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको काम करने की परमिशन देते हैं या नहीं देते, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब इतना टाइम हो जाए तो दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो मिस्टर जाकिर। यस, जाकिर स्पीकिंग। हाँ जी 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 बोलें। हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी। मेरी वाइफ 2013 में आई थी, जो न्यू रूल्स के अंडर 18600 के अंदर। अभी उसकी एक्सटेंशन है, अप्रैल 11 को उसका वीजा खत्म हो जाएगा, तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा नया वाला मेरे हिसाब से। जी, उनको टेस्ट जो है वो ईसोल किया हुआ था पहले। हाँ जी, पहले ईसोल किया था। A1 था इंडिया में जब वो आई थी। अभी तो कुछ B1 है, कुछ ऐसा मेरे को नॉलेज है। देखिए, अभी एक्सटेंशन के लिए तो रिक्वायरमेंट A1 की ही है, लेकिन एक्सक्यूज मी, अगर उन्होंने ईसोल किया हुआ है पहले तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। आइल्स या ट्रिनिटी कॉलेज का होना चाहिए 5 नवंबर के बाद। और जी हाँ जी आपने बोला था अगर ये नहीं है तो उसने इंडिया से एक्चुअली बैचलर डिग्री की हुई है, तो आपने बोला था कि वो नारिक से अगर हम कन्वर्ट करा लें तो वो इक्विवेलेंट टू इस टेस्ट के हो जाएगा। लेकिन मैंने वो करवाया नारिक से, लेकिन उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया। मेरे को लैंग्वेज को चेंज करवाना पड़ेगा या उसकी डिग्री को इक्विवेलेंट करवाना पड़ेगा? ये इसमें कंफ्यूज, क्योंकि ये 2 है। क्या मतलब लैंग्वेज को चेंज किया उन्होंने? जैसे वो उधर का जो डिग्री इधर के लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली C1 लेवल है, और एक उनको है कि एजुकेशन को कंपेयर करना है इस कंट्री में, हमारे जो इंडिया का जो एजुकेशन है इस कंट्री में किसके इक्विवेलेंट है वो एजुकेशन। तो दोनों में से कौन सा मेरे को करवाना पड़ेगा नारिक से? दोनों देखें, उसमें आपको दोनों कराना पड़ेगा ना। एक तो ये कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश, दूसरा ये कि वो इक्विवेलेंट जो है वो डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए यहाँ के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए मैंने एक करवा लिया। वो उन्होंने दिया C1 लेवल दिया उन्होंने इंग्लिश। हाँ, लेकिन डिग्री के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, डिग्री भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है। हेलो, मेरे ख्याल में आप बात कर रहे थे और आपकी कॉल कट गई। अगर आप चाहें तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं सईद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी सही साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी, मैं इस वक्त HSMP हूँ और मेरा लॉन्ग स्टे ड्यू है जून में ना। लॉन्ग स्टे ड्यू है, सॉरी, अप्रैल में, 25 अप्रैल को। और मेरा जो HSMP का वीजा है वो है 25 जून का, लेकिन मैं लॉन्ग स्टे पे जा रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताइएगा मेरी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने लाइफ इन यूके भी पास कर लिया है, मैंने MSc भी यहाँ से की हुई है, तो मुझे यहाँ पे कोई इंग्लिश कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी? अगर नहीं, आपने डिग्री की हुई है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। बस ये सवाल आपका? कॉलर मेरे ख्याल में जा चुके हैं। मेरे ख्याल में वो ये पूछना चाह रहे थे कि डिग्री मैंने की है तो मुझे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं ज़िया बोल रहा हूँ वेकफील्ड से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेरेंट्स इंडेफिनिट अप्लाई ना करें, हमें इंडेफिनिट मिला थ्रू रिफ्यूजी सेटलमेंट, या सॉरी नेशनलिटी अप्लाई ना करें आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि वो मैंने लास्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है ओवरस्टे का, तो बच्चों के बारे में क्या रूल है? अगर बच्चों को रहते हुए 10 साल हो जाएं, वो उन पे भी 5 साल और 1 साल का रूल अप्लाई होता है, या वो भी पेरेंट्स की वजह से उन पे भी वो अफेक्ट करेगा ओवरस्टे? बच्चों के बारे में क्या, कि मतलब बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए हैं जी, उनके पास इंडेफिनिट स्टे और 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उनकी नेशनलिटी अगर अप्लाई करना हो तो वो सेपरेट उनके अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? जी, सेपरेटली बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स अगर नहीं अप्लाई कर रहे तो वो भी ना करें, बिल्कुल बच्चों की सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।